सुरभि और राकेश दोनों एक ही शहर से थे। अपने शहर से दूर एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स के लिए आए थे। अपनी बोली, अपनी भाषा से दूर पराए शहर में अपने जैसा कोई मिल जाना ही सबसे बड़ा आकर्षण होता है। सुरभि और राकेश ने भी एक दूसरे के लिए वैसा ही आकर्षण महसूस किया था। एक बार साथ साथ प्रोजेक्ट की तैयारी करते हुए जब रात ज्यादा हो गई तो सुरभि राकेश के रूम में ही रुक गई। ये बाहर हो रही बारिश का नतीजा था या अंदर भीगे हुए दिलों की तमन्नाएं उस रात दोनों मदहोशी में खजुराहो की कलाकृतियों में ढल गए थे। जिंदगी में सीमाओं की परिधियां एक बार लांघ ली जाएं तो वापस उनमें लौटा नहीं जा सकता। आगे की हदें पार न हो, ये ध्यान जरूर रखा जा सकता है। लेकिन जिस उम्र में वो दोनों थे उसमें ये सब कंट्रोल आसान होते हैं भला। परिधियां लगातार लांघी जाती रहीं और एक दिन वही अनचाही घटना हो गई। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। उस बड़े से ड्राइंग रूम में राकेश के पिता सुरेंद्र शर्मा ने अपनी आवाज की गूंज से इस रिश्ते पर अपनी अस्वीकृति की मुहर लगा दी थी। राकेश और सुरभि का प्रेम कली और भंवरे का प्रेम नहीं था, नदी और सागर का था, एक दूसरे से जुड़े हुए, एकनिष्ठ, समर्पित। दोनों मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। खड़ाक दरवाजा बंद करने और कमरा छोड़ने के अंदाज से ही राकेश की मां विभाजी और राकेश स्तंभित से एक दूसरे को देखते रह गए। दिलों का बंधन वर्ग और जाति धर्म नहीं देखता, लेकिन जब शादी की बात आती है तो यह एक अलग मुद्दा क्यों बन जाता है। मां, मैं और सुरभि एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। अपनी जिंदगी में हम किसी तीसरे इंसान के विषय में कभी सोच भी नहीं सकते, राकेश ने मां से अपने दिल का हाल बताया। मैं सब समझ रही हूँ बेटा। बचपन से लेकर आज तक समर्थ होते हुए भी तेरे लिए कई बार मैं अपने ईगो को ताक पर रख चुकी हूँ। सही वैल्यूज के लिए तुम्हारे पापा से झगड़ा भी किया है। फिर आज जब तुम्हारी जिंदगी का अहम फैसला होने जा रहा है तो भला मैं चुप कैसे रह सकती हूँ, विभाजी की ने बेटे का दुख समझते हुए कहा। माँ की बातों ने राकेश को आश्वस्त कर दिया था। बचपन में वो जब भी अनिर्णय की स्थिति में होता तो माँ उसे अपने आंचल का सहारा देकर उबार लिया करती। राकेश ने याद किया, पापा ने भी उसका भविष्य सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की थी। थकान से आंखें मूंदने लगती, फिर भी वो तब तक जागते रहते जब तक वो पढ़ता रहता था। पापा के अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर क्लास में अव्वल रहा और अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर करियर में आगे बढ़ रहा है। शुरू से ही खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने और पूरे परिवार पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की प्रवृत्ति ने राकेश को अपने पिता के साथ जुड़ने ही नहीं दिया। प्रोफेसर शर्मा जितने घमंडी थे उतने ही जिद्दी भी थे। अगले दिन जब वो सुरभि से मिला तो उसका चेहरा देखते ही वो राकेश की परेशानी भांप गई। हंसकर बोली, तुम्हारे पापा ने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए संघर्ष किया है और सपने भी देखे हैं। अब जब उन सपनों में रंग भरने का समय आया है तो तुम उन्हें निराश नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगी। सच पूछो तो मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं हूँ। कहीं पर कुछ तो गलत है। कहीं कुछ गलत नहीं है सुरभि। इस समय हम नहीं, पापा गलत हैं। मैं उनके प्रति अपने कर्तव्यों से इनकार नहीं करता, नहीं मुंह मोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उनकी गलत बातों के साथ समझौता भी नहीं कर सकता। राकेश की बातों में दृढ़ निश्चय छलक रहा था। राकेश ने सुरभि को अपना फैसाल सुनाते हुए कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। घर में जैसे दो गुट बन गए, एक ओर डॉक्टर विभा शर्मा और राकेश और दूसरी ओर अकेले प्रोफेसर शर्मा।
विभाजी अब उम्र के उस कगार पर पहुंच चुकी थीं, जहां पुरुष का वर्चस्व सहन करना उन्हें अनुचित लगने लग रहा था। उन्होंने एक बार पति को समझाने की कोशिश की, शादी राकेश की है, जिंदगी उसे गुजारनी है, इस मामले में हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हमारे हैंडसम, हाईली क्वालिफाइड बेटे के लिए ये लड़की किसी भी दृष्टि से लायक नहीं है, न सुंदरता न संपन्नता। एक साधारण सी नर्स, वो भी सरकारी अस्पताल में, इस लड़की को अपनी बहू बनाकर मैं समाज में अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। सामान्य होना अपने आप में कोई दोष तो नहीं है। क्या विनम्रता, शालीनता, सरल सौम्य व्यवहार कोई मायने नहीं रखता? विभाजी ने सुरभि का पक्ष रखा। लेकिन प्रोफेसर शर्मा टस से मस नहीं हुए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रोफेसर शर्मा नींद से उठे तो उनका शरीर तेज बुखार से तप रहा था, गला खराब और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। राकेश ने तुरंत सुरभि को फोन मिला दिया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मा भी लंदन गई हुई हैं, नानी की तबीयत खराब है। घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब तो हैं न राकेश। आजकल कोविड बहुत फैला हुआ है। जितनी जल्दी हो सके पापा का कोविड टेस्ट करवा लो। लैब रिपोर्ट ने प्रोफेसर शर्मा को कोविड पॉजिटिव घोषित कर दिया। पूरे घर में डर और असमंजस का माहौल फैल गया। उधर विभाजी परेशान थीं। वापस भी नहीं लौट पा रही थीं। फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। आखिर विभाजी ने सुरभि को पति की देखभाल का पूरा दायित्व सौंप दिया। लेकिन उसके लिए तो मुझे आपके घर जाना होगा। मेरा ही नहीं तुम्हारा भी है वो घर। मगर पापा, अजब माहौल अजीब था। प्रोफेसर शर्मा जिसे नापसंद करते थे, वो ही लड़की सुबह से शाम तक उनकी दिलोजान से सेवा में जुटी थी। उसकी उनीदी आंखें और पेशानी पर छलक रहे पसीने को देखकर प्रोफेसर शर्मा का मन कई बार पसीज तो उठता था, लेकिन हर बार उनका अहम आड़े आ जाता था। 20 दिन बाद किसी तरह कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर विभाजी वापस लौटीं तो प्रोफेसर शर्मा ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। फिर पत्नी से बोले, विभा, घर पहुंचने से पहले मंदिर होकर चलते हैं। जिस लड़की ने मुझे जीवन दान दिया है, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है मुझे। विभा, राकेश की पसंद लाजवाब है। उससे अधिक विनम्र, निष्ठावान और सहनशील लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो मैं क्या समझूं? वो एवरेज गर्ल हमारी बहू बनने के लायक है? विभाजी ने शरारत से कहा। तो प्रोफेसर साहब के मुंह से भी बोसाख्ता निकल गया। प्लीज अब और शर्मिंदा मत करो मुझे। तो फिर बेटे के विवाह की रस्म अदायगी करेंगे न आप? विभाजी ने मुस्कुराकर सवाल किया। ये भी कोई पूछने की बात है? अगले हफ्ते सरकारी दफ्तर खुलते ही रजिस्ट्रार के ऑफिस में शर्मा दंपति ने बेटे की शादी के लिए अर्जी दी तो राकेश की आंखें नम हो गईं। उस पल शब्दों से ज्यादा भावों की अभिव्यक्ति प्रबल हो उठी थी। माँ विभाजी बेटे की बात बीच में ही काट कर बोली, मैं जानती थी तुम्हारे प्यार का बुखार एक दिन पापा पर भी जरूर असर दिखाएगा। देखो अब सब ठीक हो गया।